एक घटना नहीं तो कोई एक इंसिडेंट से मैं नहीं आया हूँ। मैं ही लंबे समय से हमारा पार्टी का प्रैक्टिस को मैं देखते आ रहा हूँ। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट प्रैक्टिस। तो हमारा पार्टी में जो गलतियाँ हो रहा है, ये गलतियों से बाहर आने के लिए, गलतियों से हम बाहर आने के लिए क्या करना है, क्या विकल्प है, मैं ढूंढते ढूंढते मैं विचार करते हुए अंत में ये निर्णय लेना पड़ा है। इसलिए एक साल का नहीं तो एक दिन का, ये घटना का रिजल्ट ये नहीं है, खूब सालों का, बहुत सालों का ये मेरे विचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कब आपने सोचा कि जो मूवमेंट जिस विचार से चल पड़ा था उसमें बिखराव आ रहा है या फिर टकराव की स्थिति है? मैं तो एक्चुअली 2000 के बाद से, और कॉन्क्रीटली बताना है तो 2003 में से ही मेरा चर्चा पार्टी में, हमारा पार्टी में जो मतभेदों को संघर्ष करने की एक पद्धति होता है, हम उसे जनवादी केंद्रीयता कहते हैं। उस हिसाब से मैं मेरा विचारों को पार्टी में रखते आया है। मैं एक 28 सालों का मेरा सीसी मेंबर हूँ। मैं 18 साल से मैं एक पीबी मेंबर हूँ। इसलिए मैं मेरे विचारों को पीबी में और सीसी में रखते आया हूँ। वहाँ पर चर्चा करते करते मैं आया हूँ। अंत में जाके मैं ये निर्णय लेना पड़ा है। कौन से ऐसे ठोस कारण थे या वजह थी जिससे आपको लग रहा था कि ये बिखराव हो रहा है, ये हम जिस विचार से चल पड़े थे वो विचार? एक्चुअली हम इंडियन स्टेट को नहीं समझ पाया। इंडियन स्टेट का कंडीशन क्या है? एक ये होता है कि हम जब क्रांति में होता है तो दुश्मन के बारे में जानो और आप आपके खुद के बारे में जानो, तब आप बिंदास सैकड़ों संघर्ष कर सकते हैं, सैकड़ों वार कर सकते हैं करके एक मिलिट्री प्रिंसिपल होता है, उसूल होता है। लेकिन वहीं पर हमारा मिस्टेक हुआ है। हम इंडियन स्टेट को सही ढंग से नहीं समझ पाया है और हम खुद को भी नहीं समझ पाया है। इसलिए हम इस आखिरी में इस निर्णय पर आना ही पड़ा है। आपने पूर्व में भी कहा है कि कुछ गलतियां नेतृत्व की तरफ से, कौन सी ऐसी गलतियां थी? एक्चुअली एक क्रांतिकारी पार्टी कभी भी हो इस देश में, ये क्रांति के रास्ता को अपनाया है। एक क्रांति के जरिए हम समाज को बदलने के रास्ते में आए हैं, तो इसके लिए एक भूमिगत पार्टी का जरूरत बहुत होता है। नो पार्टी नो रेवोल्यूशन। पार्टी का मतलब भूमिगत पार्टी, वो हमारे पास नहीं है। ये मुख्य गलती है, मुख्य कारण है। सेकंड, हमारा ये था कि हम हमारा सशस्त्र बल को हम ओवर एस्टिमेशन किया है और इंडियन स्टेट को अंडर एस्टिमेशन किया है। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती यह है कि जहां तक मासेस को, व्यापक जनता को हम संघर्षों में लाने की है, हम नहीं ला पाया है। धीरे 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 सिकुड़ते गए हैं। आखिर में हम दंडकारण्य को ही सीमित हो गया। वहां भी 2013-14 से धीरे धीरे वहां भी गढ़ते गए। अंत में जाके हम खत्म होने की कगार पर आ गया है। आपने कहा जन समर्थन, जन समर्थन पहले धीरे धीरे कम हुआ, वो खत्म हो गया लगभग। जनाधार, जन समर्थन। तो कौन से ऐसे कारण हैं जनता टूट गई ये सब इससे? क्योंकि जनता में जनता के मुद्दों को लेकर जाना है। जनता को मुद्दों को लेकर जब जाते हैं तो जनता ऑटोमेटिकली आते हैं। उनके संघर्षों पर, उनका डिमांड्स पर, उनका समस्याओं पर वो आते हैं। लेकिन हम हथियार के साथ हैं। हम उसी को लेकर ज्यादा सोचे हैं, उसी को लेकर हम काम किए हैं। हम कैसा मैं एक शब्द ये हम इसमें था कि एक ड्रीम्स में था, मतलब क्योंकि भारत में एक हम बेस एरिया बनाना है, झारखंड को और दंडकारण्य को हम एक बेस एरिया बनाना है करके हम बहुत कल्पना किए थे, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल। इसलिए हम जनता का समर्थन पाना है तो जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाने की है, वो नहीं जा पाया है। हथियार के ऊपर हम ज्यादा भरोसा किए थे, वो विफल हो गए। अंत में जाके मुख्य धारा के जरिए से हम जनता के बीच में जाने के लिए आए हैं। कोई भी सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है, डेवलपमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, कुछ योजनाएं अच्छी, हमने सुना है कि कुछ सरकार की ऐसी योजना थी उससे भी आप काफी प्रभावित थे, उससे अच्छा बता रहे थे, उसको लेकर पार्टी में कुछ मतभेद थे और वो एक कुछ कारण? एक्चुअली बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक दो उदाहरण दूंगा, यहाँ आपके लिए समय का भी हो सकता है। 1996 में पेशा कानून आया है। पेशा कानून
आदिवासियों के लिए 5th शेड्यूल के हिसाब से 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए पेशा कानून आया है। पेशा कानून जब सरकार ने बनाया है वो 2015-16 तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली गवर्नमेंट ही करना है। एक गवर्नमेंट एक्ट बनाया है, एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कौन करना है? गवर्नमेंट ही करना है। लेजिस्लेशन एक कानून लिया है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब नहीं किया तो हम जनता के बीच में गए थे, जनता में बीच में जाकर हम उसको लागू करवाने के लिए हम कोशिश किया है। 2015-16 में हम गढ़चिरौली में 1300 गांव में ग्राम सभा का निर्माण किए हैं। 2016 या 17 में यहाँ पर राज्यपाल थे विद्यासागर जी, वो बहुत अप्रिशिएट भी किया है। कहाँ भी देश में गढ़चिरौली जिला में जितना ग्राम सभाएं निर्माण हुआ है कहाँ भी नहीं हुआ करके गवर्नर भी बताया है। लेकिन हमारा पार्टी जितने स्टेट्स में है बाकी जगहों पर कहाँ भी हम नहीं लिया है। ये एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। उस राइट्स एक्ट के हिसाब से हर एक आदिवासी परिवार को 10 एकड़ का लैंड सर्टिफिकेट मिलता है। आज गढ़चिरौली में जितने परिवारों को मिला है बाकी जगह पर नहीं मिला है। हम विरोध किया है। इसलिए आप जो पूछा है सवाल, उसका उत्तर यह है कि हम जनता के लिए जो कानून बन रहा है उसका विरोध किए हैं। उसका समर्थन में रहने से जनता को गोलबंद करने में आसान होता है, जन समस्याओं को हल करने में आसान होता है। वो नहीं कर पाया है। विरोध करना है, जो भी आता है विरोध करो, क्योंकि हम बेसिरे बनाने वाले हैं। हमारा सरकार बनने की है, ये सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा सोच में था, ये गलत सोच है। आप खुद जब कन्विंस हुए लास्ट में, जब फाइनल आपने डिसीजन लिया, तो पार्टी के नेतृत्व से आपने बात की होगी, क्या आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश की? सॉरी सर, पार्टी का नेतृत्व का मतलब मैं भी एक नेतृत्व हूँ। बाकी लोग जो आपके साथी थे सभी से चर्चा किया हूँ। उनका क्या कहना? हमसे जो समर्थन किया है वो लोग बाहर आया है। अब देख रहे आप, आपके सामने है प्रैक्टिस, कहाँ भी नहीं है, सैकड़ों की संख्या में बाहर आ रहा है। कौन सी रास्ता सही है, कौन गलत है, कौन सही है, प्रैक्टिस दिखा रहे। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग विरोध किया है, उन लोगों को लाशें आ रहे, क्या करेंगे, एक मजबूरी है। आपने महाराष्ट्र क्यों चुना सरेंडर करने के लिए? मैं आया महाराष्ट्र में पहले, भूपति के नाम से आज भी मैं महाराष्ट्र में जानता हूँ। मेरे प्रैक्टिस पूरा महाराष्ट्र में ही है। खैर, मैं एक पीबी मेंबर हूँ, पूरा दंडकरण के लिए काम किया हूँ, देश के लिए भी काम किया हूँ, सब जगह पे काम किया हूँ। लेकिन मैं सीखा हूँ गढ़चिरौली से। मैं विकास हुआ हूँ गढ़चिरौली से, इसलिए मैं गढ़चिरौली के ही चुना हूँ। बाकी जो हमारे नेबरिंग दोस्त जो स्टेट है छत्तीसगढ़ और खासकर तेलंगाना, उन दोनों की सरेंडर पॉलिसी या फिर इस पूरे विषय को लेकर उनकी जो विचार है या फिर मंशा है, उसको लेकर आप कैसा देखते हैं? मतलब कोई भी हो, हमारा स्टेट्स का तो अलग अलग पॉलिसीज हो सकता है, लेकिन सेंट्रल पॉलिसी मेन है, क्योंकि अमित शाह जी ने हाथ जोड़कर हम रेड कारपेट बिछा रहा है, आप लोग आइए करके बता दिया है। इसलिए सेंट्रल हैज टेकन ये स्टेप, सेंट्रल पॉलिसी है, वो पॉलिसी के हिसाब से हम आए हैं। स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है। हमारा पार्टी में सभी साथी, कोई स्टेट वाइड हमारा डिवीजन नहीं होता है, हम सब मिलके ही निर्णय लिए हैं। कुछ लोग हमारा निर्णय का विरोध किए हैं, वो लोग पार्टी में काम कर रहा है, वो लोग हथियारबंद संघर्ष में ही है, वो लोग जो कुछ करना है कर रहे हैं, उसके साथ स्टेट भी कर रहा है। हमने सुना कि आपके डिसीजन का सबसे ज्यादा विरोध तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना की जो कैडर है उसमें आपका? तेलंगाना का विरोध हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि फिर तेलंगाना वाले भी सभी लोग आ गया। अगर मेरा विरोध किए तो तेलंगाना को गाइड करने वाले सीसी मेंबर्स, वहाँ के स्टेट कमेटी मेंबर्स, मैं आने के बाद एक आता ही गया है। अब कोई बचा ही नहीं, बचे तो एक आधा बचा होगा शायद, सभी लोग आ गया। यदि विरोध किए तो नहीं आना है। वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी आपके मीडिया के जरिए से ही बता रहा है कि परिस्थितियों में बदलाव आया है करके। मैं भी वही बताया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग भी वही बोल रहा है, परिस्थिति में बदलाव आया है करके। लेकिन वो लोग ये बोल रहा है कि हथियारबंद संघर्ष करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ आज की परिस्थितियों में हम नहीं कर सकते हैं,
हम अस्थायी रूप से उसको त्यागना है, हम जनता के बीच में जाना है। ये मेरा तर्क है। आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो काम करे उससे आप प्रभावित थे। क्या तेलंगाना में ऐसे सब सिस्टम में थोड़ी कमी है या फिर कुछ अलग वो? मैं अभी बताया ना सर, महाराष्ट्र से, क्योंकि यहाँ पर ग्राम सभा का मैं एक उदाहरण दिया, आदिवासी के लिए वो लाइफ लाइन है। आदिवासियों के लिए संविधान में 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल में उसका अमेंडमेंट भी किया है। देश भर के 5th शेड्यूल एरियाज के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसका लागू महाराष्ट्र में ही हुआ है और कहीं भी नहीं है। आज भी लोग कुछ प्रयोग नहीं हुआ, कहाँ भी उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में हमारी पार्टी नहीं गया, लोग भी नहीं गया है। 2016 से ही गढ़चिरौली का लेसन लेते हुए बाकी जगहों पर संघर्ष के राह पर आ रहे लोग। हमने ये भी सुना है, हम लोग ये भी पढ़ते हैं खबरों में कि तेलंगाना सरकार की जो पॉलिसी है सरेंडर, उसमें खाली फॉर्मेट चेंज होता है, लेकिन काम वही होता है बाद में सरेंडर के बाद। ऐसा भी कई बार आरोप लगते हैं। मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि पॉलिसी क्या होता है, क्योंकि वो पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज के लालच में जो लोग आते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, वो कुछ काम करते हैं। लेकिन मैं परिस्थितियों के मुताबिक कैडर को बचाना है, हम जितने कैडर को खो रहा है उन लोगों को बचाना है। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता से हम बाहर आने के लिए सोचे हैं, इसलिए हम बाहर आए हैं। सरेंडर पॉलिसी महाराष्ट्र में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या, ये मेरे से कोई लेना देना नहीं है। एक टर्म खासकर चर्चा में होता है, गोदी नक्सल। एक टर्म काफी चर्चा में होता है, क्या आपको पता है इसके बारे में? गोदी नक्सल। गोदी नक्सल, मैं तो गोदी नक्सल के बारे में जानता नहीं। गोदी मीडिया के बारे में ऐसा सुना, लेकिन नक्सल के बारे में कभी सुना नहीं, ऐसा जानता नहीं। शस्त्र कहाँ से आते हैं नक्सलियों के पास? हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े हथियार है, कहाँ से ये सप्लाई होता है? ये सप्लाई तो आप जानते हैं, जीरागुड़ा जानते हैं, आप जानते हैं नयागढ़ जानते हैं, आप जानते हैं कोरापुर जानते हैं। आप एक मीडिया का पत्रकार है, इसलिए कहाँ से आते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम ऐसा ही हमारा पीएलजी और बहुत सारे कैंप्स पर, पुलिस कैंप्स पर, पुलिस स्टेशंस पर रेड किए हैं, हम लाए हैं, वही एक मुख्य स्रोत होता है। नोटबंदी का क्या असर पूरे आपके मूवमेंट पे हुआ? असर तो बहुत हुआ है। 2016 में नोटबंदी आया था, 2023 होगा, 2000 नोट का बंदी आया था। 2 टाइम हमारे ऊपर बहुत भारी असर पड़ा था, बहुत नुकसान हुआ है। कितना पैसा बदल नहीं पाया, एक्सचेंज नहीं करता है? बहुत सारे पैसा नहीं निकल पाए हैं, बहुत सारे पैसा हम खो गए हैं, नुकसान हो गए हैं। हम जितने लोगों को दिए हैं वो लोग फिर वापस नहीं दिया है, वो फिर पैसे के लिए क्या करेंगे, चले गए वैसा ही। कितना फिर भी अमाउंट हो सकता है? मैं ही अकेला, मेरा अमाउंट में तो था 20 करोड़ तक। अब जो बचे हुए नक्सली है उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? कहा जा रहा है कि देवजी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कैसा बता सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ में काम किया था वो लोग आज भी है बोले तो देवजी है और एक संग्राम दादा है। संग्राम दादा भी बहुत बुजुर्ग हो गया है और देवजी है, वो दोनों तो सीसी मेंबर्स है, इसलिए वो दोनों सीसी मेंबर्स इधर दंडकारण्य में है और तेलंगाना में एक साथी सेक्रेटरी है वहाँ। बहुत कम लोग हैं सर। नेतृत्व कौन कर रहा है? जनरल सेक्रेटरी कौन है? पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का जब एनकाउंटर में वहाँ 21 मई को हो गया, फिर बाद में जनरल सेक्रेटरी बना ही नहीं। देवजी नहीं है? देवजी तो मीडिया क्रिएट किया है, क्योंकि खुद देवजी कभी नहीं बोला और कोई भी नहीं बोला। पहले हमारा चंद्रना जी ने एक बार शशिधर रेड्डी डीजी के सामने बताया था मीडिया के साथ देवजी सेक्रेटरी हुआ करके, वेरी नेक्स्ट मिनट वो तो चेंज कर लिया है। ये तो सही नहीं है, ये मैं प्रस्ताव दिया, मैं एक प्रपोजल दिया करके बताया। प्रपोजल कोई भी दे सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए आज तक कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है। क्या आप भी उस रेस में थे और नहीं हो पाया तो आपने फिर? पार्टी में ऐसा रेस नहीं होता सर, पार्टी में ऐसा रेस क्या होता है, क्योंकि कैडर चुनना है, कमिटी होता है, कॉन्फ्रेंसेस होता है, कांग्रेस होता है, कांग्रेस में कमिटियों को बनाते हैं, कमिटियां अपने सेक्रेटरी को चुनता है, इसलिए रेस नहीं होता है ऐसा बाहर का जो बोलते हैं हम, ऐसा रेस नहीं होता है। रिक्रूटमेंट की क्या स्थिति? हमने देखा कि गढ़चिरौली में लगभग 0 हो गया है रिक्रूटमेंट।
कहाँ से अब रिक्रूट हो रहे हैं, और लोगों को जो युवा है उनको कन्विंस करना कितना कठिन हो गया है? क्योंकि आप ही पूछ रहे, दो गढ़चिरौली में काफी समय से रिक्रूटमेंट बंद हुआ करके, इसलिए लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहा है? परिस्थितियां एक है, हम एक बोल रहे, कौन सुनेगा? आपका जो पेट जल रहे, तो पेट के मुद्दों को लेकर हम बताए तो आप सुनते हैं, लेकिन हम सर का समस्या बता रहे हैं, आप क्यों सुनेंगे? इसलिए लोगों का मुद्दा जो है, मुद्दों पर हम काम करने के लिए लोगों के बीच में जब जाते हैं तो हम कन्विंस कर सकते हैं किसी को भी। हम वो मुद्दों को नहीं ले पा रहा है, लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम कन्विंस नहीं कर पा रहा है। बहुत पूरा पार्टी का जितना 16 स्टेट्स करके हम एक समय में बोलते थे, 16 स्टेट्स के लिए बचा है एक दक्षिण बस्तर, सुकमा, बीजापुर। वहां से ही रिक्रूटमेंट होते आया है, 2020, 22, 23 तक आया है। वहां भी 24 में कोई आया नहीं, वहां भी 24 में बंद हो गया है। इसलिए हम परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के मुताबिक हम डिसीजंस नहीं ले पाया है। बाकी युवा को इस तरफ लाने में हम फेल हो गए। करे गुट्टा का जो मूवमेंट है, करे गुट्टा इनकाउंटर का, एक समय हम सब सोच रहे थे कि उस समय खत्म हो जाएगा। क्या ऐसे कारण हुए जिस कारण वो फेल हो गया? वो सब फेल करके तो नहीं बोल सकते। वार में एक बाटिल है, एक बाटिल को आप जीत सकते हैं, दूसरा जीत सकते हैं। वो जीत हार का ऐसा हम विश्लेषण करना भी ठीक नहीं होता है। कई बैटल्स के अंत ही एक वार होता है। इसलिए कर्रेगुट्टा एक बैटल है। वो बैटल को किस मजबूरियों में फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, वो तो हम नहीं जानते हैं। वो सरकार की क्या है मैं ही नहीं जानता हूँ, लेकिन तेलंगाना की ओर से कुछ इसमें बिल्कुल वो तेलंगाना का क्या है पता नहीं, लेकिन मेजर फोर्स तो सेंट्रल फोर्सेस है और छत्तीसगढ़ फोर्सेस है। बाकी स्टेट्स का कहाँ क्या फोर्सेस है मुझे जानकारी नहीं। एलटीटी से प्रशिक्षण की भी एक बात सामने आई थी। किस तरीके का प्रशिक्षण एलटीटी ने माओवादियों को दिया था? उसमें क्या फायदा आप लोगों को हुआ? एक्चुअली 1987 से पहले हमारा बहुत प्राइमरी लेवल का था। 87 में एलटीटी हमें प्रशिक्षण नहीं दिया। एक स्पष्टता ये रहना है कि एलटीटी से हमें प्रशिक्षण नहीं मिला है। एलटीटी से कुछ लोग बाहर आए थे, उन लोगों से हमें प्रशिक्षण मिला है। कंप्लीटली हमारा मिलिट्री एक्टिविटीज में ही बहुत बदलाव आया है, क्वालिटेटिव बदलाव आया है। हम लोग देखते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पत्र बाहर आते हैं समय समय पर, कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर भी पकड़े गए हैं। उसमें एक प्रमुखता से बात होती है कि आरएसएस का विरोध, हिंदुत्ववादी संगठन का विरोध, भाजपा सरकार का विरोध। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जो आंदोलन देश भर में चलते हैं उनका सपोर्ट। तो क्या ये जो जंगल में लोग हैं उनका एक खास विचारधारा को, खास पार्टी को या फिर खास नेता को विरोध है? ऐसा हम कहाँ भी खास पार्टी का विरोध करना, नहीं तो खास व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं करते हैं। एक सिस्टम है ये, इस सिस्टम को ही हम, सिस्टम में क्या कमजोरियां हैं, इस सिस्टम को ही, एक देश को ही हम विश्लेषण करते हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस क्या है हम विश्लेषण करते हैं, उस पर हम काम करते हैं। प्रभाकर और हिडमा से आपकी कुछ बात हुई थी, उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश? इडमा तो दोनों एसजेसी मेंबर्स है। इडमा से मेरा मुलाकात 2022 अक्टूबर में हुआ था, बाद में नहीं हुआ। लेकिन प्रभाकर के साथ तो मेरा मुलाकात, मतलब मैं बाहर आने तक उनके साथ में ही था। अब एक नई चुनौती देश के सामने है, अर्बन नक्सलिज्म की। आप कैसा देखते हैं, कैसा कंट्रोल किया जा सकता है? मैं कंट्रोल करना की बात ही नहीं होता है। ना, फिर कैसे फ्यूल मिलता है अंदर जंगलों में? मतलब जो शहरों में बैठे लोग हैं, जो समर्थक हैं जंगल के माओवाद के, वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं अंदर? फिर जंगल के माओवादी बताना है। मैं तो बाहर आया हूँ, मैं मुख्य धारा में शामिल हो गया हूँ, इसलिए कौन अर्बन का नक्सल है, कौन अर्बन का माओवादी है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके बारे में मेरे पास कोई जानकारी भी नहीं है। इसलिए जंगल में जो लोग हैं, वो लोगों का क्या लिंक्स है क्या नहीं है, वो लोग देखना है, रहने से वो लोग बताना है। जो जंगल में अभी भी लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, आपने कहा कि बहुत चुनौतियां, बहुत कठिन है वहाँ। जी हाँ। उनसे क्या आपकी अपील है?
मेरा अपील पहले से, मैं जब पार्टी में था, पार्टी में भी मेरा अपील ये था कि हम परिस्थितियां बदल गए हैं, हम अस्थायी रूप से हथियार को छोड़ देंगे, हम मुख्यधारा में जाके हम लोगों के बीच में काम करेंगे। यही मेरा अपील था। आज भी तमाम लोगों से मेरा अपील यही है। आप सालों तक कुर्बानियां किए हैं, सालों तक जंगल में हैं, सालों तक काम किए हैं, लेकिन मैं जो एक दस्तावेज लिखा था, ये दस्तावेज उनके सामने भी भेजा था। इसलिए परिस्थितियां बदले हैं, ये बदले हुए परिस्थितियों में हम बदलना है। वही साइंस है, वही मार्क्सिज्म बोलते हैं। हम एक डॉगमा के रूप में रहने से काम नहीं कर सकते हैं। प्लीज डोंट बी डॉगमा। सोनू दादा क्या करेंगे आगे? आगे जाके और एक बार मिलते हैं ना आप, जब बताएंगे। फिर भी आपने कुछ सोचा होगा? वही समाज में क्या बदलाव आया है। मैं बहुत लंबे समय तक जंगल में था, इसलिए बाहर आया हूँ। बाहर की परिस्थितियाँ क्या है, बदलावे क्या है, इसको मैं स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद मैं जो बताया हूँ, लोगों के मुद्दे पर हम सोचना है, लोगों के साथ मिलकर काम करना है। इसलिए मेन स्ट्रीम में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इस हिसाब से हम काम करने के लिए सोचा है, बताया है। हम सभी से मिलके उस दिशा में काम करेंगे। आपका अभी आने वाले समय महाराष्ट्र में रहेंगे या फिर आपके जो गृह स्टेट है वहां जाएंगे और राजनीति ज्वाइन करेंगे? कहाँ पर? तेलंगाना? नहीं, मैं तो महाराष्ट्र में ही रहूंगा, गढ़चिरौली में ही रहूंगा। यहाँ पर मेरा ससुराल भी है, और एक जगह क्यों जाऊंगा। आप लोग अब नहीं है तो फिर आंदोलनों में आप ध्यान दोगे? जो देश में आंदोलन चलते हैं या फिर आवाज उठाई जाती है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लोगों के मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं। वो समस्याओं को हल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम काम करेंगे। लोगों के बीच में जाएंगे करके, कॉन्स्टिट्यूशन है करके ही हम बाहर आए हैं। उसके हिसाब से काम करने के लिए हम रास्ता मिलेगा, उसी हिसाब से ही काम करेंगे। भूमिका क्या होगी आपकी? आंदोलनों में होगी या राजनीति में होगी? दो अलग कैसा हो सकता है? आंदोलन राजनीति है, राजनीति आंदोलन है। आंदोलन में एक भाग बनूंगा।